जी आचार्य जी, चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आपके स्पिरिचुअल और आपके जो फिलोसॉफिकल अनुभव है उनके आधार पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल हम देख रहे हैं लोग बहुत तंत्र मंत्र की तरफ उनका रुझान हो रहा है। अ, मन में कोई ख्याल आता है, कोई डर आता है, कल के बारे में हम सोचते हैं, एंग्जाइटी होती है। तो हम देख रहे हैं कि लोगों का रुझान अब बाबाओं में जा रहा है, तंत्र मंत्र में जा रहा है। बहुत सारी ऐसी एप्स अवेलेबल हैं आपके स्मार्टफोन में जिन्हें आप डाउनलोड कीजिए, सवाल पूछिए, चाहे वो टैरो कार्ड रीडर हो, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो। आप अपना जो डर है वहां पर पेश करते हैं और उसका आपको एक जवाब मिलता है और आप पे आपकी कुछ देर के लिए शांति हो जाती है। आप जो है शांत हो जाते हैं कि आने वाले समय में ऐसा होगा। फिर नहीं होता, फिर आप और ड्रास्टिक स्टेप लेते हैं, आप तंत्र मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। आपको लगता है कि इससे शायद मेरा काम बन जाएगा। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ इन सबके बीच कि ऐसा क्यों होता है। इंसान को पढ़ने लिखने के बावजूद आज दुनिया चांद पर पहुंच गई है, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशंस में इतने जो है इजाफे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति जब डरता है तो समझ और पढ़ाई नहीं काम आती है, बाबा काम आते हैं, कोई ऐप काम आती है। देखिए, 3 चीजें होती हैं: साइंस, टेक्नोलॉजी जी। और कंजम्पशन ऑफ टेक्नोलॉजी। दुनिया कहीं भी पहुंच गई हो, हम अधिक से अधिक कंज्यूमर्स हैं टेक्नोलॉजी के। उसके पीछे साइंस क्या है ये तो हमें पता ही नहीं, वो टेक्नोलॉजी भी क्या है हमें ये भी पता नहीं। ठीक है ना? अभी अभी हम सब यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत ही एक डिस्टिंग्विश्ड गैदरिंग है, पर अगर अभी पूछा जाए साफ साफ कि यहाँ जितने इक्विपमेंट्स हैं आप उसका कंजम्पशन तो कर रहे हो अभी, पर वो काम कैसे करते हैं उसके पीछे की साइंस बता दो तो ना बता पाए, बड़ा मुश्किल होगा। हम माइक हाथ में भले पकड़े हो और माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं और बिल्कुल उसको हमने अपने मुंह के पास रखा हुआ है, पर कहा जाए इसके पीछे साइंस क्या है तो हमें नहीं पता। तो हम अधिक से अधिक कंज्यूमर्स हैं टेक्नोलॉजी के, उससे हमारे भीतर साइंटिफिक एटीट्यूड थोड़ी आ गया है। वो कैमरा चला रहे हैं, उनको पता थोड़ी है कैमरा कैसे काम करता है। आप बहुत अच्छे गाड़ी के ड्राइवर हो सकते हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जानते हो कि उसका इंजन काम कैसे करता है, उसमें साइंस क्या है। जी। तो सिर्फ इसलिए कि आदमी चांद पर पहुंच गया तो क्या हो गया? हमें पता है क्या कैसे चांद पर पहुंचे? कोई पूछे चांद पर कैसे पहुंचे, रॉकेट में कितनी कम से कम वेलोसिटी रही होगी, एस्केप वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करी होगी, तो लोग बता थोड़ी पाएंगे। भले ही ताली बजा लें चंद्रयान चंद्रयान, पर उनसे पूछा जाए कि कैसे होता कैसे है, कितने स्टेजेस होते हैं रॉकेट को वहां तक पहुंचाने के, फिर जब लैंडिंग होती है तो इतनी हाई वेलोसिटी से रॉकेट गया था, लैंडिंग के वक्त उसकी नियर जीरो वेलोसिटी कैसे कर लेते हैं, तो हमें पता थोड़ी है। तो जैसे पहले होता था चंदा मामा, तो अब चंद्रयान चंद्रयान। साइंटिफिक एटीट्यूड थोड़ा ही आ गया है हम में। और अभी मैं सिर्फ बाहर वाली की बात कर रहा हूं। 2 तरह का ज्ञान होता है। एक बाहर का ज्ञान, ठीक है, उसको बोल देते हैं अपरा विद्या, और जो भीतर वाला होता है उसको विद्या बोल देते हैं। तो अभी मैं जो बाहर वाला ज्ञान है उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि हम आमतौर पे सवाल यही करते हैं कि 21वीं शताब्दी है, इतनी साइंटिफिक प्रोग्रेस है, उसके बाद भी इतना सुपरस्टिशन क्यों है। तो पहली बात तो ये कि 21वीं शताब्दी हो या 40वीं शताब्दी हो, बाहर कितनी भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बल्कि क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं कि आम आदमी एकदम ही नहीं समझ सकता कि वो काम कैसे करते हैं। एक अबैकस होता है जो एकदम प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कंप्यूटिंग था, वो आप देख के बता दोगे कैसे काम करता है, पर आपका जो टैब है या आपका जो लैपटॉप है उसको आप देख के थोड़ी बता पाओगे कैसे काम करता है। तो टेक्नोलॉजी के कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण ही इंसान उसकी साइंस से और दूर होता जा रहा है। आप बाइसिकल चलाते हो, आप बाइसिकल देख के बता दोगे कैसे काम करती है। उसमें जो पूरा जो ट्रांसमिशन हो रहा है पावर का, वो आपको दिखता है ना, चेन दिखाई देती है, और आप कहते हो अच्छा ऐसे चलाता हूं तो ऐसे हो जाता है। तो वहां पर अब अंधविश्वास की गुंजाइश नहीं है। कोई आपसे बोले कि साइकिल जो है जिन्न चलाते हैं, साइकिल में जो पावर आता है वो जिन्न से आता है, आप नहीं मानोगे। बताओ क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि आपकी टांगों पर जोर पड़ा है, आपको पता है पावर कहां से आता है। वो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है जो साइकिल है, और आप देख रहे हो कि कैसे आपने यहां पर मारा पेडल तो ऐसे जो चेन है उससे पीछे ट्रैक्शन चला गया और उसने घूमना शुरू कर दिया। नहीं है, पर आपके सामने एक जबरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट व्हीकल ले आ दिया जाए और उसके इंजन के बारे में आपसे कुछ भी बोल दिया जाए, आप मान लोगे ना, क्योंकि आप कुछ नहीं जानते।
तो टेक्नोलॉजी के कॉम्प्लिकेट होने के साथ साथ सुपरस्टिशन के बढ़ने की संभावना तो और बढ़ गई ना। सोचो आप, अब आप कुछ नहीं जानते कौन सी चीज कैसे काम करती है। आप बता सकते हो ये इंस्ट्रूमेंट है कैसे काम कर रहा है? हम कुछ भी नहीं जानते। आम आदमी जो साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई है और आम आदमी की जो साइंटिफिक अवेयरनेस है, इन दोनों में आपस में कोई समानता नहीं रही है। साइंटिफिक प्रोग्रेस बहुत आगे निकल गई और उस पर टेक्नोलॉजी बहुत ऊंची बन गई, और आम आदमी की जो साइंटिफिक अवेयरनेस है वो बहुत थोड़ी सी रह गई है ना। एक पावर जनरेट होता था, आग थी, आग से पानी उबल गया तो आपको दिख जाता था अच्छा तो इस तरीके से स्टीम इंजन काम करता होगा जी, है ना। आपसे अभी पूछा जाए कि एक एआई इंजन कैसे काम करता है, आप नहीं बता पाओगे क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है मामला। तो और इतना ही नहीं हुआ है, भीतर से तो हम वही पुराने जानवर ही रह गए और हाथ में आ गई हमारी टेक्नोलॉजी। स्मार्टफोन आ गया है इन द हैंड्स ऑफ अ स्टूपिड माइंड। तो आप उस स्मार्टफोन का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हो? बाबा जी के वीडियोस इधर उधर वायरल कराने के लिए। स्मार्टफोन का इस्तेमाल हो रहा है सुपरस्टिशन को बढ़ाने के लिए। कितनी अजीब बात है। जो आदमी उस स्मार्टफोन पे जादू टोना, तंत्र मंत्र, बाबा जी ये वो, कृपा प्रसाद, जाकर के ये पूछना वो पूछना, बाबा जी मुझे कैसे आप बता दो मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। जिस मोबाइल फोन पर ये हो रहा है और जिस कैमरे पे बाबा जी की शूटिंग हो रही है, वो किस लेवल ऑफ थॉट से बना है। और बाबा जी जो बातें कर रहे हैं और जो तंत्र मंत्र जादू भूत की जो बात है वो किस लेवल की है। लेकिन ये जो गिरी हुई बात है ये उस सबसे ऊंची हुई बात पर राइड कर रही है। आप समझ रहे हो? जो सबसे गिरी हुई बात है वो सबसे ऊंचे विचार पर, अभी मैं बाहरी विचार की बात कर रहा हूं, आत्मविचार की बात नहीं, जो बाहर सबसे रिफाइंड थॉट है, शार्प थॉट है, ऑर्गेनाइज्ड थॉट है, उस थॉट पर राइड करके अपने आप को और ज्यादा फैला रही है, विस्तार दे रही है। तो टीवी के माध्यम से मिस इन्फॉर्मेशन का फैलना, मोबाइल फोन के माध्यम से गंदगी का फैलना, मूर्ख लोगों का फ्लाइट को यूज करके इधर उधर पूरी दुनिया में घूमने चले जाना, ये सब क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि बाहर आप 50वीं शताब्दी में भी पहुंच जाओ, भीतर से अब तक आप जानवर हो तो ये जानवर बल्कि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग ही करेगा। बल्कि एक स्ट्रीम ऑफ थॉट है जो कहती है कि जब तक ये पक्का ना हो जाए कि आदमी ने भीतरी तरक्की लगभग उसी अनुपात, उसी प्रपोर्शन में कर ली है जितनी उसने बाहरी तरक्की कर ली है। बाहरी तरक्की बढ़ाना घातक है। वो ऐसा ही है जैसे बंदर के हाथ में पहले तलवार होती थी, अब आईसीबीएम है। भीतर से तो बंदर ही हो ना, पर पहले कम से कम अधिक से अधिक बंदर को क्या मिलती थी? एक प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का वेपन, क्या? तलवार। मारेगा भी तो एक बार में एक को मार देगा। भीतर से तो आप अभी भी वही बंदर हो, और बाहर आपके हाथ में अब आ गई है न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल। तो वो बंदर अब क्या करेगा? वो पूरी दुनिया खराब करेगा। क्लाइमेट चेंज और क्या है? जो आपको प्रॉस्पेरिटी मिली है और टेक्नोलॉजी मिली है उसका इस्तेमाल करके आपने पूरी पृथ्वी बर्बाद कर दी है। तो बाहर के प्रोग्रेस से ये नहीं मानना चाहिए कि उससे कोई भीतरी प्रोग्रेस हो जाएगी। साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है हमारे पास, बस प्रोडक्ट्स ऑफ साइंस हैं। दूसरी बात, साइंस भी अपने आप में काफी नहीं है, क्योंकि साइंस भी बस इन्वेस्टिगेशन है इस मटेरियल में। ये जो आपको अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, दिखाई देता है, साइंस अधिक से अधिक इस तक जाता है। जो ऑब्जर्व्ड फिनोमिना है साइंस उसमें डील करता है, यही साइंस की परिभाषा है। ठीक है, जो ऑब्जर्व्ड फिनोमिना है हम उसको समझना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं, प्रकृति की जो अव्यक्त भाषा है उससे लाकर हम उसको गणित की और फिजिक्स की भाषा में रख देना चाहते हैं, ये साइंस है। लेकिन भीतर जो बैठा है ऑब्जर्वर, साइंस उसकी बात नहीं करता। साइंस उसकी बात नहीं करता। आपके सामने एक सिंपल पेंडुलम है, साइंस कह देगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जर्वर द टाइम पीरियड इज 2π√L/g। इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर बिल्कुल गधा है तो भी पेंडुलम का टाइम पीरियड तो वही रह गया जी। साइंस उस गधे की मदद तो नहीं कर पाया, बस उसको यह बता दिया कि एग्जैक्ट टाइम पीरियड कितना होता है, और गधा तो गधा ही रह गया भीतर से। तो उसके लिए फिर चाहिए होता है अध्यात्म, आत्मज्ञान, कि बाहर साइंस बढ़ रही है, भीतरी साइंस भी तो बढ़े, तुम खुद को भी तो जानो। या बस एक्सटर्नल फिनोमिना को ही इन्वेस्टिगेट करते रहोगे, इंटरनल फिनोमिना को कब इन्वेस्टिगेट करोगे? और बाहर का जगत जितना रोचक और जितना विविध, डाइवर्स है, भीतर का जगत भी तो उतना ही रोचक है ना। क्या तुमको पता है कि तुम
कुछ भी क्यों करना चाहते हो? आदमी कामना का पुतला है, हर समय मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तुम बताओ तुम्हें वो क्यों चाहिए, साफ साफ बताओ। तुम कुछ जवाब दोगे और जैसे ही वो जवाबों की श्रृंखला आगे बढ़ेगी, सवाल आते जाएंगे, वैसे ही तुम पाओगे कि तुम अटक रहे हो और तुम चिढ़ रहे हो, तुम फ्रस्ट्रेट हो रहे खो हो, रहे हो। क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम जो चाह रहे हो चाह क्यों रहे हो। साइंस में तो ये नहीं चलता ना। तो ठीक वैसे जैसे साइंस में आप रूट कॉज एनालिसिस करते हो, किसी भी बात की बिल्कुल जड़ तक पहुंचना चाहते हो, उससे पहले बस यही कहते हो टेंटेटिव थ्योरी है जी। वहां सब टेंटेटिव ही है, अभी और आगे आप बढ़ ही रहे हो। वैसे भीतर भी क्यों रुक जाते हो कि नहीं बस ऐसा ही है, मेरा मेरा ये है, ये मेरा धर्म है, यही सबसे सही है, नहीं ऐसी मान्यता चली आ रही है, मैं तो वही मानूंगा, ऐसा सब करते हैं तो मैं भी ऐसा करूंगा। पर ऐसा तो करना ही होता है ना। ये दिखाता है कि भीतर तगड़ी इग्नोरेंस है। बाहर तो हो सकता है फिर भी आप अच्छे साइंटिस्ट हो, लेकिन भीतर तगड़ी इग्नोरेंस है। तो फिर आप जब रॉकेट भी छोड़ रहे हो तो नारियल फोड़ के छोड़ रहे हो। आप जा रहे हो फ्लाईओवर को इनॉग्रेट करने, तो वो आप कह रहे हो पहले सही मुहूर्त निकालो तब फ्लाईओवर करेंगे, नहीं तो फ्लाईओवर हो जाएगा। ये क्या बता रहा है? आप अच्छे, पहली बात तो ज्यादातर लोग साइंस समझते नहीं, ये पहली बात हमने कही। ज्यादातर लोग टेक्नोलॉजी के बस कंज्यूमर होते हैं, वो साइंस नहीं जानते। फिर दूसरी बात हम कह रहे हैं कि अगर साइंस जान भी लो तो अच्छा है, पर पर्याप्त नहीं है। उससे भी काम नहीं चलेगा कि सिर्फ आपने साइंस जान ली। साइंस को भीतर लाना पड़ेगा। साइंस का मेथड क्या होता है, पूछो, जानो, इंक्वायर करो। विश्वास नहीं, विवेक, बिलीफ नहीं, इंक्वायरी, ये साइंस का मेथड है ना। वही भीतरी जगत पर भी लगाना पड़ता है। नहीं तो फिर क्या होगा? आज दुनिया में जितना कट्टरपंथ बढ़ रहा है, इतना तो 50 साल पहले भी नहीं था। और हम कहते यही हैं कि देखो हमारा नेक्स्ट रिवॉल्यूशन आ गया, इंडस्ट्रियल के बाद इलेक्ट्रॉनिक, अब आपका ये एआई रिवॉल्यूशन आ गया। और इंसान भीतर से और ज्यादा नालायक होता जा रहा है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि बाहर तो भले ही प्रोग्रेस हो, भीतर की दिशा देखने वाला कोई करिकुलम हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में है नहीं जी। बच्चे को हम बाहर की बातें तो फिर भी कुछ बता दें, भीतर की दिशा में मुझे कुछ बताते ही नहीं है। तो हमने अभी तक जितने भी टॉपिक्स कवर करे हैं प्रशांत जी, उनमें यही मेरा एक मेन सवाल है कि एजुकेशन सिस्टम में हमें कुछ ऐसी गाइडलाइंस, ऐसी डायरेक्शंस ऐड करनी चाहिए जिससे आपको आध्यात्म की समझ भी आने लगे। देखिए मैं अपने, और अगर ये होता है तो कैसे होना चाहिए? बहुत आसान है, एकदम आसान है। अपने स्टूडेंट से अक्सर पूछा करता था, मैं कहता था तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, तुम फिजिकल फिनोमेना हो? नहीं। ऐसे सब बैठे हो तो पूछा, तुम फिजिकल फिनोमेना हो? नहीं। तुम हिस्टोरिकल इवेंट्स हो? नहीं। तुम मैथ्स के फॉर्मूले हो? नहीं। तुम संस्कृत हो, फ्रेंच हो, हिंदी इंग्लिश हो? नहीं। तो ये जितनी बातें तुम्हें बताई जा रही हैं, ये तुम्हारे बारे में तो है नहीं। तुम ज्योग्राफी हो, तुम नदी हो, पहाड़ हो? नहीं। तुम कौन हो? मैं हूं, मेरे अलग अलग नाम है, ठीक है। तो आई, जो भी आप बताते हो अपनी पहचान, उस वक्तव्य में आई आता है। तो तुम्हारे पूरे करिकुलम में आई तो कहीं है ही नहीं। आई के ऑब्जेक्ट्स हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, सब ऑब्जेक्ट्स है जिनके बारे में हमें पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आई के बारे में पढ़ाया नहीं जा रहा। तो जो एजुकेशन ऑफ द सेल्फ है, एजुकेशन ऑफ आई, इसको स्कूल से ही शुरू करना पड़ेगा, क्लास 6-7 से शुरू करना पड़ेगा। ये करने की मैंने कोशिश भी पूरी करी, लेकिन कोई उसमें संस्थागत इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट था नहीं। तो मैं उससे आगे बढ़ करके कुछ और अभी कर रहा हूँ जो ज़्यादा व्यापक है, जिसकी पहुँच गहरी है, जिसकी मार भी गहरी है। लेकिन वो काम जो मैं अभी कर रहा हूँ वो बहुत आसान हो जाए अगर वो स्कूल के समय से ही शुरू हो जाए। हमारे स्कूल कॉलेज में अगर लाइफ एजुकेशन, और लाइफ एजुकेशन माने जिंदगी, बाहर वाली जिंदगी के बारे में बताना कम, भीतर वाली जिंदगी के बारे में ज्यादा बात, एजुकेशन ऑफ द सेल्फ, अगर वो ला दिया गया कि देखो अच्छा बेटा आपको क्या अच्छा लगता है? मेरे तो टिफिन में हमेशा चिकन होता है। अच्छा तुम्हारे टिफिन में हमेशा क्या होता है? इसके टिफिन में तो जी पराठा आलू होता है। अच्छा तुम्हारे टिफिन में चिकन क्यों होता है? लेट्स गो इनटू इट। हम अच्छा बुरा नहीं बोल रहे, कोई मोरल हम स्टैंड नहीं ले रहे, हम समझना चाहते हैं कि उसके क्यों होता है। तो पता चलता है कि वो ऐसे धर्म से आ रहा है या देश के ऐसे हिस्से से आ रहा है जहां ये होता है। तो हम कहते हैं अच्छा इसका मतलब कि तुम्हारा टिफिन तुम्हारी चॉइस नहीं है, तुम्हारा जो टिफिन है वो तुम्हारे क्षेत्र, तुम्हारे एरिया, ज्योग्राफी, लोकेलिटी की चॉइस है। और इसी तरह से तुम अगर वेजिटेरियन बोल रहे हो अपने आप को, तो वो भी तुम्हारी भी चॉइस नहीं है। वो तो तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा ने बोल दिया, तुम्हारे घर में दादी कहती हैं कि मांस नहीं खाते, कहीं तो कहते हैं अदरक प्याज भी नहीं खाते, वो भी तुम्हारे में नहीं है। तो फिर तुम इस कैसे कह सकते हो कि मुझे ये पसंद है या ये मेरा चुनाव है? इसी तरीके से और सारी बातें।
इसका एक्सेंट देखो, एक बच्चा है वो थोड़ा ज्यादा अमीर घर से आता है, वो एक अलग एक्सेंट में बात कर रहा है। एक बच्चा दूसरे तरीके से बात कर रहा है, जिसका एक्सेंट दूसरा, वो कहता है दिस इज माय एक्सेंट। ये तुम्हारा एक्सेंट नहीं है, ये तुम्हारे परिवेश का एक्सेंट है। ये बहुत साधारण बात है जब आप इसको देख लेते हो, लेकिन जब तक आपने इसको नहीं देखा होता, ये बात बहुत गहरा बंधन बन सकती है भीतर। तुम कपड़े पहने हो, तुमने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छा ओके, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन रही हो, तुमने ये क्या है, कुछ भी तुम्हारा अपना नहीं है। तुम्हारा खाना, तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारे विचार, तुम्हारी आदतें, कुछ भी तुम्हारा अपना नहीं है। ये एजुकेशन ऑफ द सेल्फ है और ये लगातार चलती रहनी चाहिए। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिस है। ये जब तक छठी से शुरू करके सीधे पोस्ट ग्रेजुएशन तक नहीं चलेगी, तब तक आप पाओगे कि अंधविश्वास हो, कट्टरवाद हो, महिलाओं के प्रति पिछड़ा दृष्टिकोण हो, जातिवाद हो, युद्ध का उन्माद हो, ये सब दुनिया में चलता ही रहेगा। और आप यही कहते रह जाओगे, अरे टेक्नोलॉजी तो इतनी आगे बढ़ गई है, फिर भी ये सब पुरानी बातें चल रही हैं। वो पुरानी बातें चलती रहेंगी, क्योंकि हर नया बच्चा पुराना ही पैदा होता है। हर बच्चा अपने भीतर एक जानवर को लेकर पैदा होता है, और जानवर बहुत पुराना है। तो बाहर की प्रोग्रेस से भीतर का वो जो पुराना जानवर है, एंशिएंट बीस्ट, वो नहीं मर जाता। उसको बार बार शिक्षा देनी ही पड़ेगी। तो आचार्य प्रशांत जी, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जिस तरह से साइंस को ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे स्ट्रक्चर किया गया है, उसी तरह से इंसान को, मनुष्य को भीतरी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एजुकेशन के साथ स्ट्रक्चर करके पढ़ाई करवानी चाहिए, ताकि सिर्फ बाहरी विकल्पों का जो है उसी में इजाफा नहीं हो, आप अंदर से भी जो है एनलाइटन हो। हाँ, ये पूरी बात बिल्कुल ठीक है। बस जो स्ट्रक्चर वाला आपने मुद्दा कहा, देखिए बाहर की पढ़ाई में स्ट्रक्चर तो चाहिए ही चाहिए होता है, और जितना स्ट्रक्चर्ड हो आमतौर पे उतना अच्छा होता है। लेकिन ये जो भीतरी शिक्षा है, ये जितनी कम स्ट्रक्चर्ड हो उतना अच्छा है। थोड़ा स्ट्रक्चर तो इसमें होगा, ठीक है, लेकिन जितना कम हो उतना अच्छा है। एक फ्रीडम होनी चाहिए ऑब्जर्व करने की। स्ट्रक्चर जो है ना, वो फ्रीडम को इनहिबिट करता है, रोकता है। तो भीतर देखने की फ्रीडम होनी चाहिए। यही नहीं, स्ट्रक्चर का क्या मतलब हो जाएगा? स्ट्रक्चर मतलब हो जाएगा इस तरीके से देखो, इस समय देखो, इस पद्धति से देखो, वहां बैठकर देखो, मेडिटेशन में आंखें बंद करके देखो। ये नहीं, पूरी छूट है, खुला आसमान है, तुम्हें जानते रहना है, तुम्हें बेहोश नहीं जीना। एक ही जिंदगी है, बेहोशी में गुजार के क्या मिलेगा? तो लगातार सजग रहो, ये चल क्या रहा है, बह मत जाओ। ये भीतर बड़ी माया होती है जो कहती है कि मैं ही सच हूं, मैं ही सच हूं, मैं ही सच हूं। भीतर से कुछ उठ रहा है और सच लग रहा है, तो सतर्क हो जाओ। ज्यादा संभावना यही है कि झूठ है तो सच का नाम पहनकर आया है। ये है। तो आपके अंदर का जो भय है वो आपको ले जाता है अंधकार की तरफ आगे, तभी उल्टा है। अंधकार से भय पैदा होता है, अंधकार से भय पैदा होता है। कमरे में अंधेरा है, खटपट खटपट हो रही है, आप डर गई हैं बहुत ज्यादा, प्रकाश कर दिया, पता चला बिल्ली थी। अंधकार से भय पैदा होता है। मूल समस्या अंधकार है, उसी को अविद्या, उसी को अज्ञान बोलते हैं। वो हट गया तो भय वगैरह सब अपने आप हट जाते हैं। भय बस छाया है अज्ञान की। तो आचार्य प्रशांत जी, आपने तो 16 गीता के रूपों को जो है सरल करके बताया है। आपने 60 उपनिषद जो है, उपनिषदों के 60 रूपों को जो है उनको सरल तरीके से जो है लोगों तक पहुंचाया है। हम चाहेंगे इस प्रोग्राम के एंड में, अब हम आ गए हैं, तो कुछ ऐसी बातें जो बेसिक हों, जो याद रहें, जो हम अपने जीवन में जो है इंकलकेट करके अपने जीवन को आसान और सरल बना सके। आप हमारे ऑडियंसेस से कहें। मैं तो ये चाहूंगा कि कुछ भी ना याद रहे, अगर गहराई से सुना है तो सुनना ही पर्याप्त होता है। अब अलग से मेमोराइज करके जाने की तो जरूरत होनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जिस बात पर आपका ये वाला प्रश्न लगभग समाप्त होने वाला था, जो भी कुछ लग रहा हो ना, एक्सपीरियंस हो रहा हो, अनुभव हो रहा हो, उसके प्रति थोड़ा सा संशय का दृष्टिकोण रखिएगा। कुछ आपको अनुभव हो रहा है तो आपके अनुभव भर होने से वो सच नहीं हो जाता। ये भी कहना कि मुझे सचमुच लग रहा है, मुझे दिल से लग रहा है, वो सच नहीं हो जाता। ये दिल बहुत झूठी चीज होता है। मैं बिल्कुल बेईमानी नहीं कर रहा हूं। इट इज माई फर्म बिलीफ दैट सच 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 सच। आपकी होगी फर्म बिलीफ, कितनी भी फर्म बिलीफ हो, वो ट्रुथ नहीं हो जाती। ये बात ख्याल रहे। हम सोचते हैं बेईमानी बस ये होती है कि मैंने जानते बूझते झूठ बोल दिया,
कोई जानते बूझते झूठ बोल दे, मैं बोल दूं साहब इसमें कॉफी है, तो आप कहोगे झूठा, क्योंकि आपको पता है कि मैं देख रहा हूं कि पानी है। झूठ सिर्फ यही नहीं होता कि जानते बूझते झूठ बोला गया, ज्यादा बड़ा और ज्यादा खतरनाक झूठ वो होता है जिसको आपने ही सच मान रखा है। जो हमारे ट्रुथ्स हैं ना, वो ज्यादातर सब झूठ ही झूठ हैं, उनमें यकीन करना छोड़िए। बिलीफ की जगह, विश्वास की जगह जिज्ञासा में जीना शुरू करिए। जी, तो आपके हिसाब से अध्यात्म की शुरुआत और अध्यात्म का अंत क्या है? मैं बंधन में मैं पड़ा है तो वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। बंधन कट गए, वो अध्यात्म की सार्थकता होती है। जी, आचार्य प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को एनलाइटन करने के लिए। अगली कड़ी में आपसे एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ और मुद्दों पर आपकी इंसाइट लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।